जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस कहानी को सुन के हमारे पाकिस्तान के फार्मर जो हैं इकट्ठे हो जाएंगे और किसी न किसी हल की तरफ चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। इस कहानी को, ये कहानी मैं किस लिए कह रहा हूँ कि ये सच्ची कहानी है और इसको आप बाकायदा खुद से गूगल पे स्टडी भी कर सकते हो। आप में से कई लोग इसको जानते भी हैं। हमारे इंडियन फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादातर इसको जानते होंगे। ये क्या है, कैसे है, किस तरह आप अपने दूध का सही रेट ले सकते हो, कैसे मुआमला करेंगे। तो हम शुरू करते हैं पाकिस्तान बनने से पहले। पाकिस्तान बनने से पहले इंडिया और पाकिस्तान जब इकट्ठे थे, मतलब अब मैं बात कर रहा हूं हिंदुस्तान की, यह बात है जब पाकिस्तान और इंडिया आजाद नहीं हुए थे, तो उस वक्त इंडिया के अंदर जो कंपनी, जो बहुत फेमस कंपनी थी, उसका नाम था पॉल्सन। पॉल्सन एक ऐसी कंपनी थी जो कॉफी बनाया करती थी। ठीक है जी। अब चूंकि ये गोरे लोग हैं, इनको जहां भी बिजनेस नजर आता है ये वहां पे घुस जाते हैं। जैसे ही पहली वर्ल्ड वार होती है तो उस दौरान पता लगता है जनाब के जो बरतानिया के फौजी हैं उनको कमी का सामना करना पड़ता है। उनको बटर नहीं मिलता, मक्खन नहीं मिलता। तो वो जनाब मक्खन की डिमांड को पूरी करने के लिए पॉल्सन जो है वो डेयरी इंडस्ट्री में जंप करता है और वो जनाब अली लोगों से दूध इकट्ठा करके वो उसको बटर बना के वो वर्ल्ड वार 1 में जो है वो पूरा जो है आर्मी को सप्लाई करके ठीक ठाक जो है पैसे बनाता है। सेम वर्ल्ड वार 2 के अंदर भी ऐसे होता है और ठीक ठाक पैसा जो है ये पॉल्सन कंपनी जो है बनाती है। ये आप समझ लें मिल्क मार्केटिंग कंपनी है। फार्मर से दूध लेके उसकी प्रोडक्ट्स को बना के आगे सेल करती थी। फिर जनाब 1945 में एक स्कीम जो है गवर्नमेंट की तरफ से आती है जिसको कहते हैं बॉम्बे मिल्क स्कीम। तो जनाब अली ये जो स्टेट है बॉम्बे मिल्क स्कीम में क्या किया जाता है कि बॉम्बे मिल्क स्कीम में जो गुजरात की स्टेट है कायरा, वहां से 400 किलोमीटर दूर बॉम्बे में जो है दूध को सप्लाई करना है। इस मकसद के लिए गवर्नमेंट को बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो अपनी बिड्स जमा करवाती हैं, लेकिन पॉल्सन चूंकि बहुत बड़ी कंपनी है वो इस बिड को विन कर जाती है और फिर पॉल्सन क्या करती है कि गुजरात की स्टेट कायरा में मौजूद फार्मर से दूध इकट्ठा करके जाके बॉम्बे में सप्लाई करती है। अब फार्मर्स जो हैं उनको इस सारे से सारे प्रोसेस का कोई प्रॉफिट नहीं मिलता, कोई फायदा नहीं मिलता। तो आप समझ लें कि जितना भी प्रॉफिट कमा रही थी वो पॉल्सन ही कमा रही थी, लेकिन वो प्रॉफिट ट्रिकल डाउन होके नीचे छोटे फार्मर तक नहीं पहुंच रहा था। फार्मर बेहाल था, फार्मर को दूध का रेट नहीं मिल रहा था। चुनाचे इस मसले को देखते हुए गुजरात के अंदर एक फ्रीडम फाइटर कायरा स्टेट के अंदर जिनका नाम है त्रिभुवन नाम जरा मुश्किल से है, टी पटेल कह लें या त्रिभुवन दास पटेल, इनके पास लोग जाते हैं और बताते हैं कि जनाब ये पॉल्सन कंपनी है, हम इनको दूध देते हैं, ये आगे बॉम्बे मिल्क स्कीम में दूध सप्लाई करते हैं, लेकिन हमें दूध का रेट नहीं मिलता। तो पटेल साहब जो है इनको भेज देते हैं सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल के पास फार्मर्स इकट्ठे हो जाते हैं और बताते हैं कि भाई हमारा को हल करें, हमें दूध का रेट नहीं मिल रहा। आज पाकिस्तान में भी यही मसला है, दूध का रेट नहीं मिल रहा। चले जाएं आप जिस मर्जी फार्मर से पूछ लें, वो दूध के रेट का ही रोना है और कोई मसला ही नहीं है। अच्छा, अब फार्मर्स की बात सुनने के बाद सरदार पटेल उनको कहते हैं कि मेरा आप लोगों को एक ही मशवरा है कि इकट्ठे हो जाओ। ये मैं 3 साल से यूट्यूब पे बैठ रहा हूं, इकट्ठे हो जाओ, खुदा का वास्ता इकट्ठे हो जाओ। आप लोगों में जो है ना वो अना के पहाड़ हैं, आप लोग जो है ना इकट्ठे नहीं होते, खुदा का वास्ता इकट्ठे हो जाएं। अच्छा, अब फार्मर्स को वो सरदार साहब कहते हैं कि आप इकट्ठे हो जाएं, दूध को इकट्ठा करें और बॉम्बे मिल्क स्कीम में जाके डायरेक्ट दूध आप खुद देकर आए, पॉल्सन को बीच में से माइनस कर दें। लोग कहते हैं भाईजान इस वक्त जो हुकूमत है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो हमसे डायरेक्ट दूध क्यों लेगी, वो तो पॉल्सन से लेगी, हमसे तो दूध नहीं लिया जाएगा। तो सरदार पटेल साहब कहते हैं इस सूरत हाल में अगर वो डायरेक्ट आपसे दूध ना लें तो आपने दूध की स्ट्राइक कर देनी है, दूध देना बंद कर देना है, नुकसान अपना करवा लेना है, लेकिन दूध की बूंद भी पॉल्सन को नहीं देनी। ऐसा ही होता है।
जब वो जाके गवर्नमेंट से बात करते हैं, गवर्नमेंट बॉम्बे मिल्क स्कीम में डायरेक्ट फार्मर से दूध लेने के आइडिया को रिजेक्ट कर देती है। जैसे ही आइडिया रिजेक्ट हो जाता है तो फार्मर्स जो है स्ट्राइक पर चले जाते हैं और दूध देना बंद कर देते हैं। 15 दिन के अंदर जो मिल्क कमिश्नर है बॉम्बे का, वो गुजरात कायरा स्टेट में फार्मर्स के पास जाता है, बिन्नती करके फिर उनसे दूध लेता है। तो ये फार्मर की पहली कामयाबी हुई कि पोल्सन को उन्होंने माइनस करके अपना दूध खुद एक ऑर्गेनाइजेशन बना के इकट्ठा करके डायरेक्ट बॉम्बे मिल्क स्कीम तक 400 किलोमीटर का सफर तय करके पहुंचा दिया। इस ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम रखा जाता है, टी पटेल साहब इसके फाउंडर हैं, और इसका नाम रखा जाता है कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स जो है जी यूनियन लिमिटेड, ये इसका जो है नाम रख दिया जाता है। जनाब अली, ये जो ऑर्गेनाइजेशन जो है काम अपना करती रहती है। 1947 के बाद पाकिस्तान अलहदा, इंडिया अलहदा। ये ऑर्गेनाइजेशन इतना काम करती है कि 1948 में ये अपना मिल्क पास्चराइजेशन प्लांट जो है वो अपना एक्टिव कर लेते हैं और दूध की पास्चराइजेशन स्टार्ट करना ये शुरू कर देते हैं। यहां पर एंट्री होती है एक और हीरो की, जिसको इंडियंस हीरो के तौर पे जानते हैं। इसका नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो है ये इंडिया में पैदा हुए और इसके बाद स्कॉलरशिप पे बेसिकली डेयरी इंजीनियर, ये डेयरी इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे। बाद में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इन्होंने स्कॉलरशिप पे जो है अपनी डिग्री कंप्लीट की। लेकिन जब ये बाहर गए तो करने ये डेयरी टेक्नोलॉजी गए थे, लेकिन करके ये आगे मेटलर्जी और न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ के आगे। जब ये वापस आए तो याद रखिएगा कि जब सरकार अपने स्कॉलरशिप पे किसी को भी बाहर भेजती है, या अगर मैं भी जाता हूं, तो ये शर्त होती है कि आपने आके अपने मुल्क में एक खास मुद्दत के लिए आपने जो है गवर्नमेंट को सर्व करना है। वो 3 साल की भी हो सकती है, वो 5 साल की भी हो सकती है। अब ये चूंकि पढ़ के आए थे न्यूक्लियर फिजिक्स, तो इनको आके इंडिया में वापस आके इनको मजबूरी की वजह से इनको भेज दिया गया कायरा के अंदर, जहां पे इनको जो प्लांट था, जिस जगह पे बटर वगैरह बनाया जाता था, उस प्लांट पे जिस जगह पे पास्चराइजेशन की जाती थी, वो प्लांट जो कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो यूनियन थी उसके साथ भी मिलकर काम कर रहा था, वहां पे इनकी ड्यूटी लग जाती है। 3 साल तक ये वहां पे काम करते हैं। जब इनको जाने का इनका टाइम आता है कि अब आप 3 साल आपने काम कर लिया, अब आप यहां से जा सकते हैं, तो यकदम इनको टी पटेल साहब कहते हैं कि आप हमारे साथ ना छोड़ें, हमारा जो एक एम है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, उसमें हमारा साथ दें। पटेल साहब इनको कन्विंस कर लेते हैं। तो ये जो डॉक्टर कुरियन साहब हैं, ये फिर इस के साथ ही जो है अपना बाकी का सफर आगाज करते हैं। 1953 में जाके दूध की पैदावार इतनी ज्यादा हो जाती है कि बॉम्बे मिल्क स्कीम की रिक्वायरमेंट से दूध बढ़ जाता है। अब देखें क्यों बढ़ गया, सोचें भाई, फार्मर को दूध का अच्छा रेट मिलेगा तो वो जानवर भी बढ़ाएगा, दूध भी बढ़ाएगा। पाकिस्तान में 2020-21 में इतनी डेयरी इंडस्ट्री लगी क्योंकि दूध का रेट बेहतर था, दूध में प्रॉफिट बन रहा था। इतना जानवर पाकिस्तान में आया, 10,000 गायें जो थी शिपमेंट के थ्रू पाकिस्तान में इंपोर्ट हुई और बेबहा डेयरी के सेटअप लगे। आज डेयरी का सेटअप क्यों नहीं लगता? सवाल है मेरा आपके लिए। आज डेयरी का सेटअप इसलिए नहीं लगता कि हमने डेयरी को तबाह कर दिया, कोई हमारी पॉलिसी नहीं है डेयरी के लिए, हम फार्मर्स को रेट नहीं दे रहे, फार्मर बेचारा बेहाल है। अच्छा, अब जनाब अली 1953 में जब दूध बढ़ जाता है तो डॉक्टर साहब सोचते हैं, डॉक्टर कुरियन साहब, कि क्यों ना अब इस दूध का मिल्क प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करें, क्योंकि दूध ज्यादा है। यही तो हम कहते हैं, अगर पाकिस्तान में इस वक्त दूध का रेट नहीं है, लोग कहते हैं दूध ज्यादा है, तो हम कहते हैं भाई दूध से घी, मक्खन, पनीर कुछ तो बनाओ यार, ताकि आपके दूध की डिमांड जो है वो बनी रहे। तो 1953 में ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इस ऑर्गेनाइजेशन ने फैसला किया कि हम भैंस के दूध से मिल्क पाउडर बनाएंगे। अभी तक 1953 तक भैंस के दूध से मिल्क पाउडर नहीं बना था। तो जनाब अली यहां पर इनोवेशन होती है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि भैंस के दूध से आपने मिल्क पाउडर कैसे बनाना है। तो यहां पर एक साइंटिस्ट आते हैं और वो एक न्यू इनोवेशन करते हैं, और इंडिया में 31 अक्टूबर 1955 को
दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट जो कि 1 लाख लीटर दूध को एक दिन में प्रोसेस कर सकता है, उसकी इनागुरेशन कर दी जाती है। 31 अक्टूबर 1955 का दिन इसलिए रखा जाता है कि इस दिन सरदार पटेल साहब की बर्थडे है और यहां पे इस मौके पे जवाहरलाल नेहरू आके खुद इसकी एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर जो है इसकी इनागुरेशन करते हैं और यह दुनिया का पहला प्लांट बनता है जो बफलो मिल्क से पाउडर जो है बनाने का काम करता है। अब चूंकि पाउडर बनना शुरू हो गया तो अब डेफिनेटली जब आप डायरेक्ट दूध मार्केट में देते हो तब तो कुछ और बात थी, अब आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में आ गई हैं। अब आपको अपनी मार्केट को नाम देना है, कंपनी मार्केटिंग। हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो कोई फार्मर दूध सेल कर रहे हैं हर एक बंदे ने अपने मिल्क पाउच पे नाम लिखा हुआ है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अब हम इसको जो हम काम कर रहे हैं, जो हम मिल्क पाउडर बना रहे हैं, हम इसको कोई नाम दें। तो तब जनाब अली इंडिया की जो लैंग्वेज है संस्कृत, उसका नाम सेलेक्ट किया गया अमूल्या, जिसका मतलब है प्राइसलेस। उससे नाम रखा गया अमूल, AMUL, अमूल। अमूल से यह भी बनता है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। गुजरात में आनंद की जो स्टेट है वहां से ये सारा का सारा मामला स्टार्ट हुआ, तो अमूल का नाम रख दिया गया। अब अमूल के साथ मुकाबले में था पॉल्सन। अब इनको मुकाबला करना था पॉल्सन से। पॉल्सन का जो बटर है, जो मक्खन है, वो बहुत ज्यादा इंडिया में सेल होता था। तो अमूल ने जब बटर बनाया, मक्खन बनाया, तो इनकी सेल जो थी पॉल्सन के मुकाबले में ठप हो गई, फ्लॉप हो गई। उसकी वजह यह थी कि ये जो अमूल वाले बनाते थे बटर, ये भैंस के दूध से बनाते थे, इसका कलर सफेद होता था, इसका जायका नमकीन नहीं था। इसके मुकाबले में इसका कलर भी वाइट था। इसके मुकाबले में पॉल्सन ने जो बटर बनाया था, उस बटर को एक तो वो गाय के दूध से बनाते थे, उसका रंग पीला होता था, उसके अंदर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए नमक का इस्तेमाल किया जाता था, कुछ नमकीन हो जाता था, उसका टेस्ट कुछ बेहतर हो जाता था। दूसरा, वो बासी दूध से बनाया जाता था। दूध को 10 दिन के लिए बगैर रेफ्रिजरेशन के लिए रखा जाता था ताकि उसमें बिटर टेस्ट आ जाए। तो लोग चूंकि इस मक्खन पे लग चुके थे, इस बिटर टेस्ट के मक्खन पे लग चुके थे, उनको लगता था कि अमूल का व्हाइट कलर वाला जो बटर है ये ठीक नहीं है। तो इसको ओवरकम करने के लिए इसमें नमक भी डाला गया और फिर इसमें कलर ऐड करके इसका रंग पीला किया गया। फिर देखते ही देखते अमूल का जो बटर था वो पॉल्सन के मुकाबले में उसकी सेल बहुत बढ़ती चलेगी और एक वक्त ऐसा आया कि 1965 के राउंड अबाउट पॉल्सन को तकरीबन इन लोगों ने मार्केट से आउट कर दिया और पूरे इंडिया में जो था, जो प्रोडक्ट्स चल रही थी, वो आपके सिर्फ अमूल की चल रही थी। तो जनाब अली बात थोड़ी सी आगे चलती है। 1963-64 के राउंड अबाउट इंडिया के जो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो वो आते हैं, डॉक्टर साहब से मुलाकात करते हैं, क्यूरियन से, और उनसे कहते हैं कि क्यों ना ये जो मॉडल आप पेश कर रहे हैं, इस मॉडल को हम पूरी इंडिया में लॉन्च करें। उससे पहले कि वो पूरी इंडिया में लॉन्च करते, अब जारी बात है कि जब लोग देखते हैं कि यार देखो ये एक कुछ फार्मर इकट्ठे हुए, उन्होंने काम किया, कितना प्रॉफिट बना रहे हैं, इनको देखते ही देखते गुजरात के अंदर मजीद फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस बन गई। तो इन फार्मर्स की ऑर्गेनाइजेशंस ने फैसला किया कि बजाय इसके कि हम एक दूसरे के साथ फील्ड में आके कंपटीशन क्रिएट करें, हम सब मिल जाते हैं। तो गुजरात के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, ये सारी आपस में मिल गई और इन्होंने एक इदारा बनाया जिसका नाम था GCMMF, जिसका मतलब है गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। तो इसके नीचे जो ब्रांड था अमूल, ये पूरे इंडिया के अंदर जो था ये अपनी प्रोडक्ट्स को सप्लाई करने लग गया। 1964 में प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया, डॉक्टर साहब से पूछा कि क्यों ना इस आपके मॉडल को पूरी इंडिया में जो है रेप्लिकेट कर दिया जाए। जनाब अली फिर क्या होता है कि एक बहुत बड़ी स्कीम लॉन्च होती है और इस देखते ही देखते ये वो इंडिया था जो 1950-60 में 55,000 टन दूध का पाउडर इंपोर्ट करता था, क्योंकि दूध की डिमांड पूरी नहीं होती थी। 1970 में आके ये अपनी दूध की रिक्वायरमेंट को पूरी कर लेता है और 1998 में यूएसए को काट के दुनिया का सबसे पहले नंबर वाला मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री बन जाता है। किसने मिलके किया? ये सारे फार्मर्स ने मिलके किया। ये सारे फार्मर इकट्ठे हुए,
انہوں نے مل کے یہ کام کیا ہے. اور آج تقریباً یہ 4 سے 5 سال پہلے ان لوگوں نے اپنا جو ہے امول نے اپنا چاکلیٹ پلانٹ جو ہے اس کی انوگریشن بھی کر دی ہے. اور یہ انوگریشن جو ہے ان کے اس وقت کے پرائم منسٹر نریندر مودی جو ہیں انہوں نے اس کی انوگریشن کی. اس وقت آج کی ڈیٹ پہ GCMMF جو گجرات کوآپریٹو ملک مارکیٹنگ فیڈریشن ہے, اس کا جو 2022-23 کا ٹرن اوور تھا $7.2 بلین کا تھا. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم تو $1 بلین کے لیے IMF کی منتیں کر رہے ہیں. $7.2 بلین ایسٹیمیٹ کریں, یہ اس کا سالانہ ٹرن اوور. اور اس کے آنر کون ہیں؟ اس کے آنر ہیں 36 لاکھ فارمر. اسی لیے کیونکہ اس کو آن کرتے ہیں فارمر, آج تک اس کو سٹاک ایکسچینج پہ اس کمپنی کو نہیں رکھا گیا. جناب علی, ان کا اپنا ونڈا میکنگ پلانٹ بھی ہے جہاں پہ ڈیلی کا 10,000 میٹرک ٹن ونڈا پیدا کیا جاتا ہے. اور اس کو پورے انڈیا میں جہاں جہاں بھی لوگ امول کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں وہ ان کو ونڈا بھی سپلائی کرتے ہیں. دودھ کی پروڈکٹس کو یہ لوگ اس وقت جاپان, چائنا, آسٹریلیا, گلف, USA, سنگاپور ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں. ایک بہت بڑی داستان ہے, یاد رکھیں یہ ایک دن میں نہیں ہو گیا. یہ لوگ لگے ہوئے 1945 کے اور آج 2024 چڑھ گیا ہے. آپ دیکھ لیں تقریباً یہ کو 75-76 سال کی ایفرٹ ہے, تقریباً 80 سال ہونے والے ہیں. یار میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھائیو آپ کو چاہیے, میرے وہ فارمر جن کو دودھ کے ریٹ کا بڑا پرابلم ہے, آپ لوگ اپنے علاقوں میں بیٹھو, اپنے علاقوں میں بیٹھو, فیصلہ کرو, اپنے دودھ کو اکٹھا کرو اور دیکھو کہ پاکستان کی وہ کون سی مارکیٹ ہے جہاں پہ آپ اپنے دودھ کا اچھا ریٹ لے سکتے ہو. مثال کے طور پہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی میلسی ویاڑی ریٹ کوئی نہیں ہے, ہمیں لوگ 90 روپے 95 روپے دودھ کا ریٹ مل رہا ہے. دودھ اکٹھا کرو, ایک خاص والیوم آپ کا بن جائے گا, اس کو اٹھا کے اسلام آباد میں لے آؤ. یہ پہلا سٹیپ ہے, ایگزامپل دے رہا ہوں. آپ کو ہمت کرنی پڑے گی اور اب دیکھیے گا جب دودھ کا ریٹ بہتر ہو جائے گا نا تو پھر آپ کا دل بھی کرے گا فارمنگ کرنے کو, پھر آپ کا مزید جانور ڈالنے کو دل کرے گا, آپ کا ایکسپینڈ کرنے کو دل کرے گا. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فارمر اپنے سیٹ اپ کو ایکسپینڈ نہیں کر رہا, فارمر اپنے جانور سیل کر رہا ہے. کئی سارے تو ایسے ہیں جو اپنے سیٹ اپ کو بند کر رہے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہے, دودھ کا ریٹ لینا پڑے گا. جب آپ کئی سارے فارمر مل جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز چیزیں آسان ہوتی جائیں گے, آپ کو چیزوں کو افورڈ کرنا آسان ہوگا, چیزیں آپ کے سامنے راستے کھلتے جائیں گے. لیکن اس کے لیے مل بیٹھنا پڑے گا, اپنی گردن کے سریے کو نکالنا پڑے گا, اپنی انا کو مارنا پڑے گا, اپنے میں سے ڈیموکریٹک ڈیسیژن کر کے کسی ایک جو ہے صاحب اختیار کو, کسی بہترین فارمر کو جو آپ میں سے بہتر رائے رکھتا ہے, پڑھا لکھا ہے, اچھی سوچ سمجھ رکھتا ہے, اچھا فارمر ہے, اس کو اپنا ہیڈ تعین کریں اور اس کے پیچھے شروع ہو جائیں اور اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دیں. یاد رکھیں دودھ کا ریٹ نہیں ہوگا تو فارمنگ نہیں ہوگی. یاد رکھیے گا, میں صرف اتنی بات آپ سے کرنا چاہوں گا, کیسے انڈین فارمرز نے اس وقت جب یہ آزاد نہیں تھے, یہ میں 1947 سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, تب انہوں نے پولسن کے اگینسٹ ایک بہت بڑی کمپین لانچ کی اور اس میں وہ کامیابی ہوئے. آج امول جو ہے جا کے اسٹڈی کریں, دنیا میں ایک بہت بڑا ماڈل مانا جاتا ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ امول کس طرح ڈیولپ ہوئی, کس طرح سارا معاملہ ہوا, تو یوٹیوب پہ ایک ویڈیو پڑی ہے جس کا نام ہے منتھن. اس ویڈیو کو, اس مووی کو جا کے دیکھیں, اس میں یہ سارا کا سارا جو ہے اس کو فلمایا گیا ہے اور آپ دیکھیں گے کس طرح فارمر اکٹھے ہوئے اور کیسے انہوں نے اپنے معاملہ طے کیے. مجھے امید ہے, میرا کام ہے بات کرنا, میرا کام ہے آپ کو بتاتے رہنا, آپ کے پیچھے لگے رہنا. لوگ مجھے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ لیڈ لیں نا, آپ شروع کریں. یاد رکھیے گا لیڈ خود فارمر نے لینی ہے, یہ میری بات یاد رکھیے گا. کوئی آپ کے بازو پکڑ کے آپ کو رستے پہ نہیں ڈالے گا. ہمارا کام ہے آپ کو بتانا, لیڈ لینا آپ کا کام ہے, فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے, اکٹھا ہونا آپ کا کام ہے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں, 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.